हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 12 दिसंबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 12th ऑफ दिसंबर 2025 फ्राइडे। सो इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। तो आज कुछ गहमा गहमी वॉज एक्सपेक्टेड क्योंकि कल यूएस मार्केट में अगेन रैली आई। परसों की रैली के बाद कल और फर्दर रैली आई यूएस मार्केट में। पर जो रैली थी वो ज़्यादातर इट वाज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स। तो डाउ जो है कल फिर से 600 पॉइंट्स बढ़ के बंद हुआ। पर वहाँ का जो टेक सेक्टर था वो थोड़ा वीक था क्योंकि एनवीडिया में दबाव था, मेनली बिकॉज ऑफ एनवीडिया। एनवीडिया का जो स्टॉक है वो कुछ दबाव में था कल। तो वैसे ओवरऑल देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी ने भी ऑफ कोर्स फॉलो अप किया। गिफ्ट निफ्टी भी मोटा मोटी ऐसे ऊपर में तो 140 पॉइंट्स बढ़ गया था, पर कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई। और आज सुबह को भी गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि 90 से 100 पॉइंट्स के बीच ऊपर खुलेगा निफ्टी, और वैसा ही हुआ। प्री ओपनिंग में भी ऐसा ही देखा गया। हालांकि प्री ओपनिंग में एक्साइटमेंट और कम देखा गया। अगर प्री ओपनिंग के अगर आप जो इनिशियल जो रुझान देखे, इनिशियल जो टेप्स आए थे उसमें तो निफ्टी डाउन दिखा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे निफ्टी जो है वो ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं ये लगता है मुझे एचयूएल स्टॉक का भी असर था, क्योंकि एचयूएल स्टॉक जो है वो लगातार दबाव में चल रहा है। डीमर्जर के बाद से तो और ही दबाव में चल रहा है। हालांकि डीमर्जर का कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस स्टॉक में, ना ही एचयूएल के अर्निंग्स में और ओवरऑल उसके सेल्स पे, क्योंकि उसका जो आइसक्रीम डिवीजन है वो 3% ही कंट्रीब्यूट करता है। पर कहीं ना कहीं एचयूएल का जो स्टॉक है वो एक ओवरऑल प्रेशर में, एक टेक्निकल वीकनेस में चल ही रहा था। उसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एचयूएल स्टॉक कुछ लगता कंट्रीब्यूट कर रहा था उसमें। और उसके अलावा कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक्साइटमेंट कम थी। सो निफ्टी खुला तो लगभग 90 पॉइंट्स ऊपर, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर। सो कहीं ना कहीं उसके बाद निफ्टी ने थोड़ी और बढ़त दिखाई। ऑलमोस्ट जाते जाते 26,000 के ऊपर गया निफ्टी। अगेन 26,000 के ऊपर जैसा एक्सपेक्टेड था उसके ऊपर गया। पर कहीं ना कहीं 26,000 20-30 लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं फिर उसने आहे बनना शुरू कर दी। साफ दिख रहा था पहले भी ये होते आया, 26,000 के ऊपर तो चला जाता है पर वहाँ पे जैसे हाफने लग जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे रुक गया और फिर जैसे एकदम से लुढ़क गया। बिकॉज बैंक निफ्टी में एकदम से सेल ऑफ देखा गया, एकदम से जैसे लुढ़क गया। दैट वाज अगेन ड्यू टू एच डी एफ सी बैंक और कोटक बैंक में भी सेलिंग देखा गया ऊपर से। सो उसके कारण अपनी निफ्टी में भी दबाव आया। पर निफ्टी जो है वो संभल गया क्योंकि बाकी सब जितने मेगा कैप्स थे, जैसे भारती में आज अच्छी खरीदारी देखी गई, टीसीएस में थोड़ी बढ़त थी, उसके रिलायंस में भी थोड़ी बढ़त थी। सो कहीं ना कहीं उसके अलावा मेटल शेयर्स तो आज बहुत ही अच्छे चमके। सो कल भी मेटल शेयर्स में चमक थी और आज तो दुगनी चमक थी मेटल शेयर्स में। टाटा स्टील जो है वो आज लगभग 172 के लेवल्स पे चला गया। 3 दिन पहले 160 के लेवल्स तक आ गया था। बहुत अच्छी कमबैक आई है टाटा स्टील जैसे शेयर में। जेएसडब्ल्यू में भी कमबैक देखा गया। और इस बीच हिंडाल्को का स्टॉक तो एकदम लाजवाब परफॉर्म कर रहा है, 850 के लेवल्स के ऊपर चला गया। हमने हिंडाल्को पे पहले भी ये हमारा जो व्यू है वो अच्छा ही रहा था, बुलिश रहा था, क्योंकि एल्युमिनियम स्टॉक्स ओवरऑल अभी अच्छा कर रहे हैं ग्लोबली। देयर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल डिमांड, ऑलरेडी डिमांड है एल्युमिनियम का, और आने वाले टाइम में बहुत पोटेंशियल डिमांड भी है। और अगर एक बार एल्युमिनियम एयर बैटरीज की तगड़ी डिमांड आ जाती तब तो फिर एल्युमिनियम शुड डू रियली रियली वेल। सो कहीं ना कहीं एल्युमिनियम के लिए जो पोटेंशियल फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। कॉपर के लिए तो है ही, क्योंकि कॉपर के दाम तो ऑलरेडी आसमान छू ही रहे हैं। अगर आप एलएमई कॉपर देखें तो ऑलमोस्ट $11,000 के ऊपर चल रहा है। सो कहीं ना कहीं, और इंडिया में भी कॉपर 900 रुपये के ऊपर चल रहा है। सो आप देख ही सकते हैं कहीं ना कहीं मेटल्स में तो है। हालांकि स्टील में थोड़ी सी दबाव है बिकॉज ऑफ चाइना फैक्टर, और मेटल्स में लेकिन जो चमक है वो बरकरार है, रहनी भी चाहिए, बिकॉज इन्होंने बहुत अंडर परफॉर्म भी किया है। सो कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्टर्स का रुझान है। और उस ये भी एक फैक्टर हो सकता है, जैसे हमने पहले कहा था कि अभी जो कंस्ट्रक्शन सीजन जो है अभी इस क्वार्टर में और आने वाले क्वार्टर में एकदम बूम में रहता है, अपने शबाब में रहता है। तो उसके कारण सीमेंट में और कहीं ना कहीं स्टील में भी बहुत अच्छी डिमांड रह सकती है। तो जैसा कि स्टील में तो आप जानते हैं द मेन डिमांड इज़ फॉर टीएमटी बार्स। तो कहीं ना कहीं उसके कारण भी एक कहीं ना कहीं चमक देखी जा रही है, और ये चमक अगर बरकरार रहती है तो इन स्टॉक्स में और तेज़ी देखी जानी चाहिए डेफिनेटली। तो मेटल्स वर शाइनिंग टुडे एंड बाकी सब ने भी कंट्रीब्यूट किया। तो
तो निफ्टी जो है वो जैसे तैसे 26,050 के ऊपर गया, पर अगेन वहाँ जाते जाते जैसे दिख रहा था अगेन हाफने लग गया, रुक रुक जा रहा है, तो जस्ट उसके नीचे ही बंद किया। तो बैंक्स तो एकदम रेंज बाउंड हो गए थे, बैंक निफ्टी में अगर आप देख लीजिए कुछ हो ही नहीं रहा था, तो वहाँ से बाजार को कोई क्यूज़ ज़्यादा मिल भी नहीं रहे थे। और कहीं ना कहीं उसके अलावा निफ्टी दबाव में इसलिए दिख रहा था क्योंकि एचयूएल में ज़बरदस्त सेलिंग देखा गया। एचयूएल का जो स्टॉक है 2% ज़्यादा लुढ़क के बंद किया, तो कहीं ना कहीं उसने भी निफ्टी में अच्छी दबाव डाली, लगभग ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स की दबाव तो एचयूएल स्टॉक ने डाली है। तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं जो बुल्स है वो थोड़े प्रेशर में दिख रहे थे, नो डाउट। और एचयूएल का स्टॉक अगर आप देखें तो अपने जो 2300 के सपोर्ट के नीचे चला गया। अगर ये स्टॉक देखें तो पिछले इस साल 2300 के नीचे गया नहीं है, 2300 के आसपास बार बार रिबाउंड किया है, और कहीं ना कहीं 2500 से 2600 के लेवल्स तक ऊपर में जाके पीक किया है। हालांकि लास्ट ईयर इसने 2800 के लेवल्स को छुआ था, पर इस साल ये लेवल्स देखे नहीं गए हैं, और ये स्टॉक जो है वो एक सीमित दायरे में रहा है, पर कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेट करते रहा है। ऐसा लग रहा था कि स्टॉक जो है ये नई तेज़ी की ओर अग्रसर हो रहा है, पर कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है जो अर्निंग्स ग्रोथ नहीं हो रही है एचयूएल का। अगर आप देखें तो अर्निंग्स ग्रोथ जो 10% भी नहीं है अब, अर्निंग्स ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ आप देख लीजिए ईयर ऑन ईयर। कहीं ना कहीं कंपटीशन ने इसकी बहुत मारी है। जो जितने भी क्विक कॉमर्स जाइंट्स है, ब्लिंकिट है और उसके अलावा स्विगी, इंस्टामार्ट है, ये सब क्या कर रहे हैं कि सब कॉपी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि एचयूएल के ऐसे ज़्यादातर जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनको कॉपी करना कोई बड़ी बात नहीं है। एचयूएल खुद भी थर्ड पार्टीज से बहुत अपने प्रोडक्ट्स बनवाती है, तो वो वही थर्ड पार्टीज़ वो दूसरे ब्रांड्स के लिए भी बना सकते हैं। सो यही प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं अब इनका जो एक कंपेटिटिव एडवांटेज है या जो एक नो हाउ एडवांटेज है वो भी अब इरोड होते जा रहा है दिन पर दिन, और कहीं ना कहीं अब मार्केट शेयर को खा रहे हैं, तो इनको ग्रो करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। तो साफ दिख रहा है एचयूएल के परफॉर्मेंस पे। तो अगर ये जो 2300 का जो सपोर्ट लेवल टूटा है, ये अगर टेक्निकल वीकनेस जारी रहती है, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चरल वीकनेस है, ये जस्ट टेक्निकल नहीं है, एक स्ट्रक्चरल वीकनेस भी एचयूएल के स्टॉक में। और मुझे कोई इट विल नॉट बी वेरी जिसको बोलते हैं सरप्राइजिंग अगर ये स्टॉक जो 2100 के लेवल्स तक चला जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टॉक में दबाव दिख रहा है। उसके अलावा ट्रेंड का जो स्टॉक है ये भी 4000 के लेवल्स पे आ गया था, ये भी एक स्ट्रक्चरल बेयर मार्केट में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से रिबाउंड किया है, पर अगेन अगर रिबाउंड में ज़्यादा दम नहीं रहेगा तो इसका भी यही हाल होगा। अगर आप देखिए ओवरऑल कंज्यूमर स्टॉक्स जितने हैं मार्केट में सब अभी दबाव में चल रहे हैं एक्सेप्ट फॉर टाइटन। टाइटन का जो चमक है वो बरकरार है काफ़ी हद तक, बिकॉज ऑफ गोल्ड, ऑल्सो गोल्ड फैक्टर के कारण सोने में जो इतनी ज़बरदस्त तेज़ी आई है उसके कारण भी कुछ हद तक है। पर अगेन ये एक वार्निंग है, अगर इस तरह सोना का दाम बढ़ते रहेगा तो कहीं ना कहीं डिमांड डिस्ट्रक्शन हो सकता है, मेजर डिमांड डिस्ट्रक्शन हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट टाइटन जैसे स्टॉक्स और कई सारे जो ज्वेलरी स्टॉक्स हैं उनमें दिख सकता है। सो ये एक इन्वेस्टर्स के लिए एक वार्निंग है, बिकॉज इस तरह बेतहाशा सोने और चांदी के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं मेजर डिमांड डिस्ट्रक्शन हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में। यही हाल क्रूड ऑयल का भी हुआ था 2008 में, जब वो अनाप शनाप बढ़ गए थे क्रूड ऑयल प्राइसेस, जिसके कारण बहुत मेजर डिमांड डिस्ट्रक्शन देखा गया, जिसके कारण काफ़ी जो दुनिया है वो ग्रीन एनर्जी की ओर बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गई, और जिसका आप देख ही रहे ग्रीन टेक्नोलॉजी कितना इमर्ज किया, बैटरी टेक्नोलॉजी हो, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी इतना जो आगे बढ़ा है, कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के हद से ज़्यादा दाम बढ़ने से ही हुआ है। सो सोने चांदी में भी ऐसा कुछ हो सकता है। सिल्वर के बहुत ज़्यादा बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत महंगे हो सकते हैं, तो ऐसी कंपनियों के लिए भी एक सरदर्द आ सकता है। आप डिक्सन जैसे स्टॉक देख लीजिए, स्टॉक्स दबाव में दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक हिडन फैक्टर हो सकता है सिल्वर के दाम जो इस तरह बढ़ रहे हैं, इनके लिए एक बहुत मेजर नेगेटिव फैक्टर है, और इट कुड बी अ हिडन रीज़न क्यों ये स्टॉक्स दबाव में दिख रहे हैं। हो सकता है आगे चल के भी दबाव में रहे ऐसे स्टॉक्स, तो वहाँ पे भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अगर बहुत ओवर एक्सपोज हो तो सतर्क रहें, या एकदम से ग्रैब करने की सोच रहे हो तो उनको भी थोड़ा सतर्क रहें। तो कहीं ना कहीं बेसिकली ये है कि अपने जो एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम रखें, बहुत ओवर एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिसअपॉइंट हो, इमीडिएट टर्म से या मीडियम टर्म में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, पर लॉन्ग टर्म स्टोरी जैसा कि सब कहते हैं और ये फैक्ट है कि वो इंटैक्ट है। कहीं ना कहीं इंडिया का जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है, अनलेस कोई मेजर जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम में दुनिया फंस जाए
या एकदम से वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन हो जाए तो वो अलग बात है। हाँ, उसमें भी कहीं ना कहीं मेजर शिफ्टिंग देखा जा रहा है। जो अमेरिका जो है वो G7 को तोड़ के अब एक कोर 5 बनाने का प्लान कर रहा है। अगर इंडिया उसमें शामिल है जैसा कि इनिशियल रिपोर्ट्स कह रहे हैं तो इंडिया के लिए तो बहुत पॉजिटिव है ये। और लेट्स सी इंडो यूएस ट्रेड डील हो पाती है कि नहीं। सो लेट्स सी, आशा तो सब कर बैठे हैं कि दिसंबर में हो जाना चाहिए, पर अगर नहीं होता है तो इंडो EU ट्रेड डील तो है ही, वो होता दिख रहा है, तो उसी में चलते रहेगा। और उसके अलावा मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स ने आज बहुत अच्छी की है। सो मिड कैप 100 की बात करें तो अगेन उसमें 700 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी दिखी गई, दैट इज़ ओवर 1%। तो मिड कैप्स में तो बाइंग एकदम बरकरार है। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड फ्लोज आप जानते हैं उनकी ओर ही ज़्यादा अग्रसर है, उनका रुझान उनकी ओर ही है। और स्मॉल कैप्स में भी आज तेज़ी देखी गई। सो कहीं ना कहीं करेक्शन को यूज़ किया जा रहा है टू एंटर री एंटर ग्रैब, तो अच्छी बात है। देखिए अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो होगा, हो सकता है यहाँ से फिर से खिसक जाए, पर कहीं ना कहीं आपको ग्रैब तो करना पड़ेगा। अगर आप एक्यूमुलेटेड स्टाइल में ले रहे हैं तो आपको ग्रैब करते रहना पड़ेगा, जैसे जैसे करेक्शन आता है उसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ करते रहना पड़ेगा। यही एक होलिस्टिक वे में इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड्स भी बिहेव करते हैं और ऐसे भी बिहेव करते रहेंगे। दिस इज़ दी ओनली लॉजिकल कोर्स। तो यही है मोटा मोटी। और हाँ, अभी चूँकि अब US मार्केट में फिर से करेक्शन आई है तो आज गिफ्ट निफ्टी तो 100 पॉइंट से ज़्यादा लुढ़क गया है, क्योंकि US टेक स्टॉक्स जो कल से दबाव में चल ही रहे थे आज एकदम से धड़ाशायी हो गए। तो वहाँ का जो US टेक 100 है या नैस्डैक 100 है वो 500 पॉइंट से ज़्यादा लुढ़क गया है, जिसका असर डाउ में भी देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी तो एकदम से क्रैश करी, ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स नीचे चला गया। तो अब ये साफ है कि जो निफ्टी है वो 25,900 के जस्ट ऊपर खुल सकता है, पर चूँकि कहीं ना कहीं अगर टेक्निकल प्रेशर रहेगा तो 25,900 हो सकता है टूट जाए। और कहीं ना कहीं 25,850 के पास तो डेफिनेट वहाँ पे सपोर्ट मिलना ही चाहिए, ऐसा वेरी मच एक्सपेक्टेड है। कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रेशर में रहेगा। हाँ, उसके अलावा मैंने एक अपने पोस्ट में भी डाला है कि आज जो तेज़ी थी, अगर आप DI बाइंग देखें तो ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ की बाइंग तो आई है। FI सेलिंग भी बहुत कम थी नेट बेसिस पे, पर कहीं ना कहीं फ्रेजिलिटी देखा जा रहा था। मार्केट बहुत रिस के, बहुत रुक के एकदम स्ट्रगल करते हुए बढ़ता हुआ दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं एकदम साफ है DI बाइंग भी जो है वो बहुत नाप तोल के एकदम थोड़ा पूरा दिन लेते रहो, ऐसा जो स्ट्रैटेजी रहता है ना, अपने सारे लोगों को लगा के रखते हैं वो ऑर्डर्स, दिन भर कुछ ना थोड़ा क्वांटिटी पंच करते हैं, एक बार में बल्क में बाइंग नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, टेक्निकल्स में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो उनको और ज़्यादा लेने में परेशानी होगी। स्पेक्यूलेटर्स फिर आगे आ जाते हो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स को फॉलो करते हैं, तो बोलते हैं ना माइंड गेम चलता रहता है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं उसके कारण मार्केट में जो है मार्केट भी एकदम परेशान हो रहा है, थोड़ा लेवालिया आता है। तो अगर कोई स्टॉक एकदम से या कहीं से भी एकदम वीकनेस आ जाती है तो मार्केट एकदम से धड़ाशायी होकर नीचे आ जाता है। आज सुबह को भी ऐसा ही देखा गया। सो कहीं ना कहीं 26,000 के नीचे, 26,000 के ऊपर जो है निफ्टी रिमेन ससेप्टेबल टू सेल ऑफ और एनी सडन प्रेशर, तो जिसके कारण अब सोमवार को वीक खुलेगा। पर कहीं ना कहीं अगर नीचे के लेवल्स में DIs एब्जॉर्ब कर लेंगे सेलिंग, तो धीरे धीरे वापस 26,000 के ऊपर आ जाएगा, अनलेस US मार्केट में अब लगातार यहाँ से सेलिंग देखा जाए। पर कहीं ना कहीं वीकनेस आ सकता है, क्योंकि डॉलर तो दबाव में है, हालांकि रुपया तो काफ़ी वीक हो रखा है, पर डॉलर इंडेक्स जो है वो थोड़े दबाव में चल रहा है। और उसके अलावा वहाँ का जो US का जो 10 ईयर यील्ड अभी भी 4% के ऊपर ही है। हालांकि US फेड ने रेट कट करके 4% के नीचे ले आया है, तो 3.75% पे आ चुका है, पर उसके बावजूद भी वहाँ का जो यील्ड है US 10 ईयर बॉन्ड का वो लगभग 4.2% के आसपास चल रहा है, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। आज वहाँ की गवर्नमेंट के लिए बोरो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज सारा इकोनॉमी तो उनका डेफिसिट फाइनेंसिंग में अग्रेसिव बोरोइंग पे ही चल रहा है, पूरा इकोनॉमी ही उस पर चल रहा है। अगर वो गवर्नमेंट नहीं करेगी तो वहाँ के तो इकोनॉमी की ऐसी हालत हो सकता है एकदम से कोलैप्स ही कर जाए। सो कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार के लिए बहुत सरदर्द बन सकता है। तो कहीं ना कहीं दे विल ट्राई कि उसको नीचे लाया जाए, पर अगर वो ऊपर ही रहता है तो आने वाले टाइम में US के लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबक तो बन के ही रहेगा। पर वो जब होगा तब देखा जाएगा, बस उसको लेके हमारा काम है आपको आगाह करते रहना।
तो ये कहीं ना कहीं एक परेशानी की सबक बन रही है। हो सकता है उसके कारण भी यूएस मार्केट दबाव में दिख रहा हो, पर कहीं ना कहीं इतना बढ़ा है जब से ट्रम्प बाबू आए। अगर आप देखें तो डाउ जोन्स है वो 40,000 के ऊपर गया है और एकदम अब लगभग 50,000 के लेवल्स पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट में एक सिक्लिकल करेक्शन भी आ सकता है बहुत ओवरबॉट होने के कारण। और जिस तरह सोना चांदी के दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का रुझान भी है ही, नो डाउट रहना भी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द अल्टीमेट सेफ हेवन। जिस तरह डॉलर पे लोगों का विश्वास कम हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स बहुत अनस्टेबल होती जा रही है, सोना और चांदी तो लोग लेंगे ही लेंगे, क्या कर सकते हैं। आज का लेखा जोखा यहीं तक रखते हैं, डेली व्लॉग हमारा यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या कुछ मार्केट स्पेसिफिक जानना हो, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में अगर कुछ जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ सजेशंस देने या फीडबैक देना हो, तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन, योर कमेंट्स एंड फीडबैक्स मैटर टू अस। थैंक यू फॉर टुडे।